हेलो एवरीवन, देखिए रिफ्रैक्शन थ्रू अ प्रिज्म का बी पार्ट करते हैं जिसमें हमें प्रिज्म फार्मूला ड्राइव करना है और इसमें हमें एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन भी बताना है। ठीक है, तो देखो जो प्रिज्म डिज़ाइंड होते हैं वो इस तरीके से डिज़ाइंड होते हैं कि जो डेविएशन हो उनके अंदर वो मिनिमम से मिनिमम हो। समझ रहे हो? तो यहाँ पर जो लिखा हुआ है वो यही बात लिखी हुई है कि प्रिज्म आर डिज़ाइन इन सच अ वे दैट द डेविएशन शुड बी मिनिमम। ये जो डेल्टा आया था हमारे पास इधर डायग्राम में, ये क्या हो, मिनिमम हो। क्लियर है? ठीक है, तो जो डेविएशन है वो मिनिमम होनी चाहिए। क्लियर? तो डेविएशन मिनिमम किस तरीके से होगी, तो उसके लिए हमें कुछ कंडीशन निकालनी पड़ेगी कि मिनिमम डेविएशन हो। तो उस कंडीशन को हम यहाँ देखते हैं ज़रा। ठीक है, तो देखो यहाँ पर लिखता हूँ मैं, सो कंडीशन फॉर डेल्टा मिनिमम। देखो किस तरीके से हम निकाल लेंगे। देखो अगर आपको याद हो जब हमने ये ए पार्ट किया था, ठीक है, इसमें ये आपके पास डेल्टा निकला था I1 + I2 - A, जिसको हमने फिफ्थ इक्वेशन बोला था। ठीक है, ये वाली इक्वेशन लेते हैं। देखो यहाँ पर यहाँ लिखते हैं हम वी नो डेल्टा इज़ इक्वल टू में होता है आपके पास I1 + में I2 - A। ठीक है, अब देखो यहाँ हम कंडीशन कुछ बनाएंगे तो देखो ये मैथमेटिकली है पार्ट, इसको ध्यान से समझना। डेल्टा इज इक्वल टू, अब देखो I1 का मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर स्क्वायर रूट ले लेता हूँ और इसका स्क्वायर भी कर देता हूँ। तो कोई फ़र्क तो नहीं पड़ा इस पर, या पड़ा कोई फ़र्क I1 पे? स्क्वायर रूट से ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो I1 ही बचा। ठीक है ना, तो स्क्वायर रूट ऐड किया, उसके लिए मैंने स्क्वायर भी ऐड कर दिया ताकि कुछ भी इस I1 पे फ़र्क ना पड़े। ठीक है ना, ऐसे ही मैं I2 के लिए करूँगा, I2 का भी रूट भी ले लिया और इसका स्क्वायर भी कर दिया। तो मैथमेटिकली तो कुछ भी इसमें गलत नहीं किया हमने। ठीक है ना, जैसे हम कहते हैं ना कोई चीज़ माइनस की उतनी प्लस कर दी तो क्या कोई इफेक्ट पड़ा? कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। तो वही चीज़ है, इसका स्क्वायर रूट भी ले लिया और स्क्वायर भी ले लिया। कितनी बात क्लियर है या नहीं है? ठीक है, और साथ में है ये माइनस में a, और साथ में हम एक कंडीशन लगाएंगे इसमें कि प्लस में 2 अंडर रूट में I1 और I2 प्लस कर दिया ये मैंने टर्म, और यही टर्म मैं माइनस कर रहा हूँ 2 अंडर रूट में I1 और I2। कितनी बात क्लियर है? ये सब हम क्यों कर रहे हैं? हम कंडीशन निकाल रहे हैं कि क्या होगी मिनिमम डेविएशन की। ठीक है, अब देखो यहाँ से देखना ज़रा ध्यान से। ये मान लो ये पूरा रूट में I1 जो है ये a है और ये रूट में I2 b है। इसको a मान लो, इसको b मान लो। तो देखो a² + b² माइनस 2ab। a क्या है? रूट में I1 और b क्या है? रूट में I2। तो ये फॉर्मूला बन रहा है। क्या होता है फॉर्मूला? a² + में b² माइनस में 2ab। इसका फॉर्मूला होता है a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर ये वाला पार्ट लिया मैंने इसमें, और कौन सा लिया? ये माइनस वाला। ठीक है, तो a क्या है इसमें? रूट में I1, और b क्या है हमारे पास? रूट में I2। ठीक है, तो इसका होल स्क्वायर होगा क्योंकि a - b का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला बना, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट का। बचे ये दो, ये यहाँ पर लिख देते हैं माइनस का a प्लस में 2 अंडर रूट में I1 और ये I2। अब कई बच्चों के माइंड में आ रहा होगा कि ये माइनस वाली क्यों ली, प्लस वाली ले लेते तो a + b का होल स्क्वायर बन जाता। अभी बताऊँगा कि वो क्यों नहीं लिया, ये माइनस वाला ही क्यों लिया। कितनी बात क्लियर है या नहीं है बताओ? ठीक है, अब देखो ज़रा, अगर हमें चाहिए डेल्टा मिनिमम तो उसकी कंडीशन देखो यहाँ पर किस तरीके से लगाएंगे। फॉर डेल्टा टू बी मिनिमम, अगर मैथमेटिक्स में आपने किया मिनिमम की कंडीशन में क्या होता है, इसको 0 के इक्वल कर देते हैं। ठीक है ना, मिनिमम के लिए। तो इस पूरी को अगर हम 0 के इक्वल करेंगे, देखो हमें पता है एंगल ऑफ प्रिज्म ये जो a है ये 0 तो नहीं हो सकता ये वाला। अगर ये 0 ही हो गया तो फिर तो प्रिज्म ही नहीं बनेगा ना, तो ये तो 0 कभी नहीं हो सकता। और I1 I2 मल्टीप्लाई में देखो ना, अगर मैं इसको पूरी के इक्वल टू 0 करूँगा तो ये टर्म 0 हो सकती है, ये टर्म सिंगल टर्म में। लेकिन ये पता है a 0 कभी नहीं हो सकता, I1 I2 की मल्टीप्लिकेशन कभी 0 नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती बताओ? I1 और I2 की, तो यानी कि इसमें से कोई एक चीज़ 0 होगी तभी 0 आएगा, लेकिन ऐसा तो नहीं हो सकता। ठीक है, I1 भी कुछ होगा और I2 भी कुछ होगा एंगल। ठीक है, तो ये भी नहीं 0 हो सकता, ये भी 0 नहीं हो सकता। हाँ, ये 0 हो सकता है क्योंकि हो सकता है ये सेम हो, तो माइनस माइनस करके 0 हो सकते हैं। समझ रहे हो ना इतनी बात? ठीक है, तो देखो यहाँ पर ये कंडीशन में ये वाली सिर्फ बनेगी बात कि रूट में ये I1 माइनस में रूट में I2 का स्क्वायर इक्वल टू 0। क्लियर है? अब इसका स्क्वायर हटाएंगे तो ऑब्वियस बात है इधर स्क्वायर रूट जाएगा, ये चीज़ें आपको पता है। और स्क्वायर रूट 0 का क्या होता है? 0 ही होता है। तो यहाँ क्या बच गया? सिंपल रूट में I1 माइनस में रूट में I2, और रूट में I1 और ये माइनस वाला इधर जाके प्लस का रूट में I2, और ये स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। क्या बचा आपके पास? ये I1 और I2। तो यहाँ से जो एक कंडीशन बनती है डेल्टा टू बी मिनिमम की कि I1 इक्वल हो जाए किसके? I2 के, मतलब ये वाला I1 और ये वाला I2 इक्वल रहे, तो ये डेल्टा जो होगा, ये वाला डेल्टा ये मिनिमम आएगा। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है? ठीक है, तो इसको मैं I1 = I2, इसको लेट बी की I मान लेते हैं। और अगर I1 = I2 है तो R1 = में R2 होगा, और इसको हम R ले लेंगे। अब देखो इस चीज़ को समझो, R1 = R2 कैसे हो जाएगा। देखो ये I1 है, किसी एंगल पे इंसिडेंट हो रहा है, उसकी वजह से R1 बना इधर। ठीक है,
अब हम कह रहे हैं I2 भी इतना ही है जितना I1 है, तो इसकी वजह से R2 इतना बनेगा। देखो कैसे, अगर मैंने आपको बताया था कि प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी लगाओ, तो अगर इधर से रे जा रही होगी तो ये जितना एंगल होगा, ठीक है ना, फिर उसके अकॉर्डिंग यहाँ बनेगा R। तो यहाँ से भी तो ये इंसिडेंट हो रहा है, ये I1 पे इंसिडेंट हो रहा है, तो R बन रहा है, ये वाला R1। तो अगर हम कहें यहाँ इधर से रे इंसिडेंट हो रही है और I2 एंगल है जो कि I1 के ही इक्वल है, तो जितना I1 ने यहाँ R बनाया था उतना ही ये वाला I2 भी अंदर R बनाएगा ना। अगर ये I1 I2 इक्वल है तो वैसे यहाँ R1 R2 भी क्या होंगे, इक्वल ही होंगे। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है? ठीक है, अब इस बात पे आते हैं जो मैंने यहाँ पर की थी कि ये माइनस वाली को ही क्यों कंसीडर किया था कि a माइनस बी का होल स्क्वायर बने, ये प्लस वाला क्यों नहीं ले लिया था हमने इसमें। और ये पता नहीं, एक बार प्लस की एक बार माइनस की, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा पूरी इक्वेशन में, ठीक है ना। कोई चीज़ प्लस कर दी, कोई चीज़ माइनस कर दी, तो ये प्लस वाला क्यों नहीं लिया, इसको समझो। देखो अगर ये प्लस वाला लेते तो यहाँ पर क्या आ जाता, प्लस का आ जाता होल स्क्वायर, ठीक है। तो प्लस में यहाँ भी प्लस में आता और ये भी प्लस में रहता, फिर ये इधर जाके क्या हो जाता, माइनस में जाता, तो I1 इक्वल टू माइनस I2 आ जाता। ये तो गड़बड़ हो जाती टर्म, समझ रहे हो, इस वजह से हमने वो माइनस वाले लिया है। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है? देखो अब अगर आपको ये चीज़ पेपर में नहीं करनी है तो आप डायरेक्ट कंडीशन लिख सकते हो कि डेल्टा टू बी मिनिमम के लिए हमारे पास कंडीशन होती है I1 इक्वल टू I2 इक्वल टू I हो जाए और R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू R हो जाए। ये आपको देखना पड़ेगा लेकिन कि कितने मार्क्स में है, ठीक है ना। अगर कम मार्क्स में आ रहा है, 2 मार्क्स में आ रहा है कि नॉर्मल प्रिज्म फार्मूला बताओ, ठीक है, तो फिर ये चीज़ स्किप कर सकते हो आप, ठीक है। डायरेक्ट लिख सकते हो I1 इक्वल टू I2 इक्वल टू I, R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू R। और अगर थोड़ा ज़्यादा मार्क्स में है फिर कर दो, क्या है, एक्सप्लेन करने में कुछ भी नहीं है, ठीक है। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है बताओ, ठीक है। अब देखो ये तो हमें पता चल गया कि डेल्टा टू बी मिनिमम के लिए ये सब होगा हमारे पास, ठीक है। और यहाँ मैं लिख देता हूँ जिस I1 इक्वल I2 इक्वल I हुआ तो इसकी वजह से R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू R भी हो जाएगा, क्लियर। अब देखो ज़रा यहाँ पर अगर आप ध्यान दो, ये फोर्थ इक्वेशन देखो, ये जो थी ना हमारे पास इधर एंगल ऑफ डेविएशन जो हमने कैलकुलेट किया, यहाँ पर फोर्थ इक्वेशन बनी थी A इक्वल टू R1 प्लस R2। नाउ वी नो कि A इक्वल टू कितना है हमारे पास, R1 प्लस में R2 है। तो A की वैल्यू देखो R1 प्लस R2 है, तो R1 भी R के इक्वल है, R2 भी R के इक्वल है। क्यों लिखा हमने, जैसे मान लो ये भी कुछ डिग्री है, ये भी कुछ डिग्री है, तो सेम ही है वो, समझ रहे हो। तो सेम है, उसको हमने एक ही नंबर दे दिया ना, जब है ही इक्वल तो R से लिख दिया, ये भी इक्वल है तो इसको I से लिख दिया, ठीक है। तो ये R प्लस में R कितना आ जाएगा, ये 2R और ये आ गया आपके पास A। तो R की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, A/2, ठीक है। R की वैल्यू कितनी आई है, A/2 आई है। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है बताओ ज़रा, समझ में आ रही है बात, कोई दिक्कत? ये चीज़ समझ में आई है जो मैं कह रहा हूँ, R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू R। जैसे मान लो R1 भी आपके पास मान लो 3 है, R2 भी कितना है, 3 है, मान लो, ऐसी एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है। तो मैं इसको भी R के इक्वल नहीं ले सकता हूँ क्या, दोनों को, ये भी R ये भी R ही 3 मान लिया मैंने, तो दोनों को R के इक्वल रख दिया, कोई दिक्कत तो नहीं है ना इसमें समझने में, ठीक है, क्लियर। अब देखो ज़रा, अब यहाँ जो पिछला टॉपिक था, यहाँ पर एक फिफ्थ इक्वेशन ये आई थी आपके पास डेल्टा वाली, ठीक है। इसको देखो यहाँ लिख देते हैं हम, सिमिलरली ये जो इक्वेशन है ये क्या है, डेल्टा इजकल टू में I1 प्लस में I2 माइनस में A। ये देखो ये नॉर्मल प्रिज्म के लिए निकली थी डेविएशन का फॉर्मूला, और ये वाला जो था ये क्या था हमारे पास, थिन प्रिज्म के लिए था, ठीक है। और यहाँ जो प्रिज्म फार्मूला कर रहे हैं अभी हम नॉर्मल प्रिज्म के लिए ही कर रहे हैं, ठीक है। तो ये वाला जो है हमने फार्मूला कौन सा लिया, नॉर्मल प्रिज्म वाला ही लिया, थिन प्रिज्म वाला नहीं लिया, ठीक है। तो अब क्या है, डेल्टा मिनिमम है। डेल्टा मिनिमम में हमने कहा कि I1 I के इक्वल हो जाएगा और I2 भी I के इक्वल हो जाएगा, और ये माइनस है, मतलब I1 इक्वल टू I2 है तो इसको हमने लेट भी I मान लिया था, तो I लिख दिया। और ये जो डेल्टा है इसके आगे मैं लगा दूंगा M, ताकि आपको पता रहे ये मिनिमम डेल्टा है, इसमें हमने I लिखा है I1 और I2 को, ठीक है। तो ये जो डेल्टा M है यहाँ से ये कितना आ जाएगा आपके पास, देखो 2I माइनस में A, और अगर हम यहाँ से I की वैल्यू निकालें 2I यहीं रहने दो, डेल्टा M, और ये माइनस है इधर जाके प्लस का A बनेगा, और I की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, देखो डेल्टा M माइनस में A, और ये 2 नीचे आ जाएगा, तो ये I की वैल्यू आ गई आपके पास। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है बताओ, ठीक है। देखो जो हमारे पास टॉपिक था ये क्या था, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। तो एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन तो हमें पता चल चुका है यहाँ पर, क्लियर है। एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन के लिए ये फॉर्मूला आपका बन सकता था, डेल्टा M इक्वल टू में 2I माइनस A, और कंडीशन भी हमें पता चल गई मिनिमम डेविएशन की क्या होती है, I1 इक्वल टू I2 इक्वल टू I और R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू R। क्लियर है इतनी कहानी, ठीक है। तो ये भी फॉर्मूला है आपके पास मिनिमम डेविएशन का, 2I माइनस A। अब प्रिज्म फार्मूला की अगर हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर कर लेते हैं इसको, देखो अब प्रिज्म फार्मूला अगर हम निकाल रहे हैं, प्रिज्म फार्मूला में एक्चुअली हम करना क्या चाहते हैं, हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हैं प्रिज्म का, ठीक है। तो देखो स्नेल्स लॉ लगाते हैं यहाँ पर, देखो अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ क्या होता है आपके पास, म्यू इज इक्वल टू में होता है आपके पास साइन I ओवर में साइन R। और यहाँ पर देखो अब ये थिन प्रिज्म तो है नहीं कि साइन I को I के इक्वल रख देंगे, ठीक है ना। तो साइन है और I की वैल्यू देखो आपके पास, तो यहाँ पर देखो I की वैल्यू कितनी है हमारे पास,
डेल्टा एम माइनस ए, ये देखो यहाँ पर ये है ना आई की वैल्यू, डेल्टा एम माइनस ए और अपॉन में 2 और साइन आर की वैल्यू कितनी है हमारे पास, a/2 यहाँ से, समझ रहे हो। और ये आ गया आपके पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। और इसी को हम क्या बोलते हैं, प्रिज्म फार्मूला बोलते हैं। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है बताओ, ठीक है, समझ रहे हो। यहाँ पर एक लाइन और ऐड करनी होगी तो आप कर सकते हो कि पुट द वैल्यूज़ ऑफ आई एंड आर, ठीक है। तो आई और आर की वैल्यू हमने पुट कर दी, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, प्रिज्म फार्मूला। तो हम यहाँ लिख भी देते हैं इसको, ठीक है। दिस इज़ कॉल्ड प्रिज्म फार्मूला, समझ रहे हो कितना सिंपल है, ठीक है। अब देखो इसमें आपने करना कैसे है, देखो प्रिज्म फार्मूला नॉर्मली ड्राइव करना आएगा तो ये डायग्राम जरूर बना देना। कहीं सोचो ये तो मैंने यहाँ पर बनाया है तो यहाँ नहीं बनाना है, ठीक है, यहाँ पर बन चुका था इसलिए नहीं बनाया है, ठीक है। लेकिन अगर प्रिज्म फार्मूला आता है तो ये डायग्राम जरूर बना देना, उससे इंप्रेशन अच्छा पड़ता है और मार्क्स अच्छे मिलेंगे आपको, ठीक है। क्लियर है, समझते हो ये बात, ठीक है। तो ये 2 टॉपिक्स हैं एक्चुअली जो कि एक में ही आपके बनाए हुए हैं रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म के अंदर, ठीक है। प्रिज्म फार्मूला आता है सिंपल, तो ये बताना है आपको, क्लियर है। और इसमें ये डायग्राम जरूर बता देना है, ठीक है। और एंगल ऑफ डेविएशन आता है अगर कैलकुलेट करने के लिए, तो फिर ये तो आपके पास है ही है, क्लियर है। बस इसमें क्या करना है, आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा, जो कि मैंने यहाँ पर नहीं बनाया क्योंकि यहाँ पर बना ही हुआ था, ठीक है। क्लियर है। तो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये चीज़ क्लियर हो जानी चाहिए कि अगर प्रिज्म फार्मूला आता है तो डायग्राम बनाना ज़रूरी है, ठीक है। आ गया होगा समझ में, ठीक है जी, ओके, थैंक यू।